नमस्कार विद्यार्थियों, कामराज शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं राजकमल बिश्नोई हिंदी विषय में एक नया बिंदु लेके आज प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदी में संज्ञा विषय, साथ साथ नोट करते रहेंगे। टॉपिक है आपकी संज्ञा। रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, LDC, प्री BSTC, प्री B.Ed, लगभग भर्ती परीक्षाओं में जहां हिंदी विषय के प्रश्न आने हैं वहां से इस टॉपिक में खूब प्रश्न आते हैं। और संज्ञा अपने आप में एक ऐसा बिंदु है जो आपके समझ में आए तो 1 मिनट में आ जाता है, नहीं तो इसमें आपको खूब सारे शब्दों को याद करना पड़ता है। विशेष रूप से अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो आसानी से ये बात समझ में आती है। संज्ञा में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से पेपर में आए हुए प्रश्नों को हल करना है, इस बात की चर्चा आज के इस टॉपिक में हम करेंगे। साथ साथ लिखते रहिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, परीक्षा में आपसे सबसे पहली बात पूछी जाती है संज्ञा शब्द किससे बना है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे संज्ञा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सम, दूसरा ज्ञा। ये सम उपसर्ग होता है संस्कृत भाषा का, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध। ज्ञा धातु का अर्थ संस्कृत में होता है जानना, यानी संज्ञा शब्द का सामान्य अर्थ होता है किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से जानना। इसकी परिभाषा या इसके अर्थ में से एक बात निकल के आती है कि संज्ञा का प्रश्न सही करने के लिए आपके पास शब्द ज्ञान होना अनिवार्य है। संज्ञा में आपका तब तक प्रश्न सही नहीं होगा जब तक आप उस शब्द के बारे में नहीं जानते या आपने वो शब्द नहीं पढ़ा। संज्ञा हर एक चीज़ में संज्ञा है और आपसे पेपर में संज्ञा का भेद पूछा जाता है। कोई भी एक नाम या शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है संज्ञा का भेद बताइए। इसके लिए पहली और आवश्यक शर्त ये होती है कि आपको उस शब्द का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर आपके सामने पेपर में कोई ऐसा शब्द आया जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो संज्ञा का भेद करना अपने आप में थोड़ा कठिन हो जाता है। आज हम प्रयास करेंगे कि नए पुराने जितने भी प्रकार के हिंदी में शब्दों में संज्ञा के जो भेद होते हैं उनको आसान तरीके से परीक्षा में कैसे हल करें। ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा, संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध तरह से जानना। कई बार परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है संज्ञा का शाब्दिक अर्थ बताइए। बहुत बार पूछा जाता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अगर आपसे संज्ञा का सामान्य अर्थ पूछे तो संज्ञा का सामान्य अर्थ तो है कि किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से जानना, लेकिन संज्ञा का शाब्दिक अर्थ पूछे तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ आप करेंगे नाम। यानी कि इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु है, उसका खुद का अपना एक नाम है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है सजीव या निर्जीव जिसका नाम नहीं, हर एक चीज़ का नाम है, और नाम है तो संज्ञा है। यानी कि संज्ञा की जगह आप अगर नाम शब्द पर ध्यान देते हैं तो ये टॉपिक जल्दी समझ में आता है आपके, कि इस धरती पर जितनी भी सजीव या निर्जीव वस्तुएं सबके अपने नाम हैं और हम उनमें से कितने नामों के बारे में जानते हैं। और यही चीज़ आपको संज्ञा के भेद सही कराने में सहायता करती है। ये सम प्लस ज्ञा वाला ध्यान से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। जैसा कि हमने बात की, इस धरती पर प्रत्येक सजीव या निर्जीव वस्तु का एक नाम है, और नाम है तो संज्ञा है। पहले हम नाम के आधार से संज्ञा को समझने का प्रयास करते हैं। नाम कितने प्रकार के होते हैं? जितने भी पृथ्वी पर सजीव या निर्जीव नाम हैं
उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। ऐसे नाम जो अपने आप में एक ही थे, एक ही है और एक ही रहेंगे, उन नामों को हम अलग लिखेंगे। दूसरे वेद में हम एक जैसी चीज़ों की जाति या वर्ग के नाम लिखेंगे और तीसरे भाग में हम नाम लिखेंगे हमारे भावों के नाम। तो सबसे पहले तो शब्द नाम का हमें ज्ञान होना चाहिए और उसके बाद हमें हमारे सामने पेपर में जो नाम आया है, जो शब्द आया है, हमें ये देखना है कि वो इन 3 श्रेणियों में से किस में आता है। सबसे पहली श्रेणी में वो नाम आते हैं जो एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे, जैसे सूर्य, पृथ्वी, राम, आगरा, जयपुर, भारत, अमेरिका। ये नाम जो है, ये नाम अपने आप में एक ही थे, आज भी एक ही हैं और आगे भी एक ही रहेंगे। फिर कुछ नाम एक जैसी समान वस्तुओं के हमने रख दिए। उदाहरण के तौर पर कुर्सी, पेड़, पुस्तक, आदमी, ये वस्तुओं की जाति या वर्ग के नाम हैं, इनको हम अलग भाग में रखेंगे। और सजीव प्राणी के भावों को प्रकट करने वाले नाम, सजीव प्राणी की मन की स्थिति को प्रकट करने वाले नाम भाव कहलाते हैं, उनको हम अलग श्रेणी में रखेंगे। सबसे पहला तरीका तो हो गया संज्ञा के 3 भेदों को पहचानने का ये, और लगभग परीक्षा में संज्ञा में पहला प्रश्न यही आता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं और आपको 3 ही भेद करने होते हैं। बहुत सी किताबों में अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से संज्ञा के 5 भेद बता दिए जाते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में आज से पहले भी ये प्रश्न बहुत बार आया है और आगे भी ये प्रश्न आता रहता है। जब भी आपके सामने संज्ञा के भेद का प्रश्न आए तो आप हमेशा 3 भेद करेंगे, 5 भेद नहीं करेंगे। और 3 भेदों के नाम क्या होते हैं? पहले भेद का नाम होता है संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के दूसरे भेद का नाम होता है जातिवाचक संज्ञा। और संज्ञा के तीसरे भेद का नाम होता है भाववाचक संज्ञा। किसी भी शब्द में संज्ञा का भेद करने का पहला तरीका, जो नाम अपने आप में एक ही है, एक ही थे और एक ही रहेंगे, वो सारे कौन सी संज्ञा में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जो नाम एक जैसी समान वस्तुओं की जाति वर्ग के नाम थे हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। और हमारे मन के भावों को प्रकट करने वाले नाम भाववाचक संज्ञा। एक दूसरा विशेष तरीका और होता है कि यदि आप किसी शब्द को पढ़ने से ऐसा लगता है कि आपके ध्यान में एक ही चित्र आया है और आपका ध्यान एक जगह टिक गया, वहाँ भी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा करें। जैसे मैंने कहा ताजमहल, तो ताजमहल नाम सुनते ही हमारे ध्यान में ताजमहल की फ़ोटो छप जाती है और हमारा ध्यान ताजमहल पर टिक जाता है। यानी ताजमहल नाम अपने आप में एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। ये पहली पहचान। दूसरी पहचान कि ताजमहल नाम पढ़ने से, सुनने से हमारे ध्यान में ताजमहल का एक ही चित्र उभरा और हमारा ध्यान एक जगह टिक गया, इसलिए ताजमहल में संज्ञा मानी जाएगी व्यक्तिवाचक। सभी नाम या शब्दों में ये नहीं होता। बहुत से नामों को पढ़ने से हमारे ध्यान में एक चित्र नहीं उभरता, बल्कि अनेक चित्र उभर जाते हैं और हमारा ध्यान अलग अलग जगह चला जाता है। हमारा ध्यान अलग अलग जगह चला जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा पेड़, नदी, पर्वत।
अब पेड़ अपने आप में एक नाम नहीं है, पेड़ वनस्पति की जाति का नाम है, नदी भी एक वर्ग का नाम है और पर्वत भी अपने आप में एक समूह वर्ग का नाम है, कोई प्रॉपर नाम नहीं आई है। पेड़ नाम पढ़ने या सुनने से हमारे ध्यान में अनेक चित्र उभरेंगे, अलग अलग पेड़ों पर हमारा ध्यान जाएगा। नदी पढ़ने से भी कोई एक नदी के रूप में नहीं आएगा, अलग अलग नदियों की चित्र हमारे सामने आते हैं। पर्वत से भी हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिकता, अलग अलग। अगर मैं कहूँ गंगा तो हमारा ध्यान एक जगह टिक गया, गंगा नदी पर, और ये गंगा नाम एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। तो गंगा नदी में तो संज्ञा हो गई व्यक्तिवाचक, और सीधा नदी से हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिका। नदी नाम जाति वर्ग का था, हमारा ध्यान अलग अलग नदियों पर गया, इसलिए नदी में जातिवाचक संज्ञा हो गई। पर्वत शब्द से भी हमारा ध्यान अलग अलग जगह जा रहा है, इसलिए पर्वत में जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर मैं हिमालय लिख दूं तो ये एक पर्वत का नाम था, है, रहेगा, इसलिए हिमालय में संज्ञा हो गई व्यक्तिवाचक। फिर भाववाचक संज्ञा शब्द वे होते हैं जिनको पढ़ने से हमारे ध्यान में कोई चित्र नहीं उभरता, हम केवल अनुभव कर पाते हैं, हम केवल उस नाम को अनुभव कर पाते हैं। मैंने लिखा सुख, दुख, प्रेम, लालच। अब दोबारा रिपीट करेंगे तीनों वेदों को। हमने ताजमहल, गंगा नदी और हिमालय जब इन नामों के बारे में पढ़ा, चलिए, जब हमने ताजमहल, गंगा नदी और हिमालय के बारे में पढ़ा तो ये नाम हमने नोटिस किया, इनके बारे में हमें ये जानकारी है कि ये नाम एक ही थे, एक ही है, एक ही रहेंगे, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा तरीका कि इन नामों को पढ़ने से हमारे ध्यान में इनके एक एक चित्र उभरे और हमारा ध्यान एक ही जगह टिक गया, केवल इन दृश्यों पर या इन चित्रों पर या इन जगहों पर। जबकि हमने पेड़, नदी, पर्वत इन नामों को पढ़े तो सबसे पहले हमने ध्यान दिया कि ये प्रॉपर कोई नाम नहीं है, ये किसी जाति वर्ग के नाम है। दूसरी बात, इनको पढ़ने से हमारे ध्यान में अलग अलग चित्र आ रहे हैं, कोई एक जगह ध्यान नहीं जा रहा है। और इस तरफ जब हमने भाव, सुख, दुख, प्रेम, लालच, जब हमने ये नाम पढ़े तो सबसे पहले इतना हमें ज्ञान है कि ये भावों के नाम हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा। और दूसरी बात, सुख शब्द पढ़ने सुनने से यहाँ ताजमहल की तरह कोई फोटो नहीं आएगी दिमाग में, कोई ध्यान में कोई चित्र नहीं आएगा, हम केवल अनुभव कर सकते हैं सुख दुख को। इस आधार पर संज्ञा के तीन भेद हो गए, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब इसके अलावा जैसे कि व्यवहारिक आपको किसी भी शब्द में संज्ञा निकालनी है तो ये तरीका बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे मैंने सीधा ही लिख दिया कि बताओ घोड़ा में कौन सी संज्ञा है, लगभग विद्यार्थी घोड़ा में जातिवाचक संज्ञा बताएंगे, क्योंकि घोड़ा शब्द से हमारे ध्यान में कोई ना तो एक चित्र उभरा ना हमारा एक जगह ध्यान किया। लेकिन अगर मैं शब्द लिख दूं चेतक, तो चेतक शब्द पढ़ने से सुनने से हमारा ध्यान सीधा महाराणा प्रताप के घोड़े पर जाएगा, एक घोड़े पर। चेतक नाम एक ही घोड़े का था, एक ही है, एक ही रहेगा। चेतक नाम से हमारा ध्यान एक घोड़े पर चला गया, महाराणा प्रताप के घोड़े पर, तो चेतक में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और सीधा घोड़ा में जातिवाचक संज्ञा। और इस तरफ लड़ाई शब्द लिख दी, इसमें भाववाचक संज्ञा है। उदाहरण, एक उदाहरण और, रमेश ये एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसमें संज्ञा है व्यक्तिवाचक। अब रमेश व्यक्ति की जाति है, छात्र जाति का प्राणी है। रमेश एक बालक है, विद्यार्थी, उसकी जाति है छात्र या विद्यार्थी, और वो विद्यालय में जाता है,
शिक्षा हेतु। तो अब आप तीनों में अंतर कर सकते हैं। रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, छात्र या विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा, और शिक्षा भाववाचक संज्ञा। अब जब आप आगे पढ़ते हैं तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक भेद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा भेद होता है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। अब इन दो भेदों को, जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों को मिलाकर बहुत सी किताबें संज्ञा के यहाँ 5 भेद बता देती है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। संज्ञा के हिंदी में 3 ही भेद होते हैं और आपको 3 ही करने होते हैं। सभी उन शब्दों में जाति वर्ग समूह के नाम जिसमें कोई प्रॉपर नाम न आए, मोटा मोटा आपसे जाति वर्ग का नाम बताया जाए, उनमें जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर उनमें से कोई ऐसी वस्तु दे दी जो नाप तोल योग्य है तो आप वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा करेंगे। दूध, घी, कपड़ा, कोयला, कोई बात नहीं। और अगर वो दे दे कुर्सी, पेन, पंखा, तो आप करेंगे समूहवाचक। ध्यान दीजिए, दूध, घी, कपड़ा, कोयला, कुर्सी, पेन, पंखा सभी शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन कई बार परीक्षा में जातिवाचक संज्ञा के साथ साथ आपको 2 ऑप्शन और मिलते हैं, द्रव्यवाचक भी मिलता है और समूहवाचक भी। तो आप व्यवहारिक अंतर ध्यान में रखेंगे कि नाप तोल योग्य संज्ञा में आप द्रव्यवाचक ऑप्शन करते हैं और समूहवाचक संज्ञा यानी कि गिनने योग्य वस्तुओं में आप समूहवाचक संज्ञा करते हैं। ये संज्ञा टॉपिक का पहला वीडियो जिसमें बिल्कुल आपको व्यवहारिक बताया गया है कि संज्ञा शब्दों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। इसकी कुछ बातें, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।